Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवीजन ऑफ वीक 1 और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं टाइम टेबल ऑफ वीक सेकेंड जो कि स्टार्ट होने वाला है 29th ऑफ अगस्त से लेकर 3rd ऑफ सितंबर इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमने वीडियो लेक्चर देखा था या फिर सब्जेक्ट देखा था फार्माकोलॉजी और टॉपिक था ड्रग विथ स्पेसिफिक इफेक्ट। मैंने सिर्फ इसमें सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। डिटेल में मैंने उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया गया है। अगर आपको वो वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। तो टेराटोजेनिक कौन सा ड्रग कॉज करता है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्रोलैम्पिनेकॉल नाम का जो ड्रग है वो कॉज करता है डैमेज टू दी ऑडिटरी नर्व्स, कॉज करती है एमिनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कानामाइसिन। ये तीनों ड्रग डैमेज टू दी ऑडिटरी नर्व कॉज करते हैं। उसके बाद एनाफिलैक्सिस जो कि कॉज करती है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स और यूरोकाइनेस। उसके बाद एट्रोपिन पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन ये नाम का जो स्पेसिफिक इफेक्ट है वो कॉज करती है बोन एंड टीथ डिफॉर्मिटी। ये टेट्रासाइक्लिन कॉज करती है। ग्रैन्युलोसाइटोसिस ये क्लोजापिन, सल्फा ड्रग्स, मेटामिजोल, मेथिमाजोल एंड क्लोरामफिनेकॉल ये 5 ड्रग ग्रैन्युलोसाइटोसिस नाम का जो स्पेसिफिक इफेक्ट है वो कॉज करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जंप करेंगे। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने देखा था बायोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहला जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वेरियस कंपाउंड या फिर इंट्रोडक्शन टू द केमिकल टेस्ट। इसमें हमने एक टैबुलर फॉर्म में देखा था केमिकल टेस्ट और उस केमिकल टेस्ट से हम कौन सा कंपाउंड डिटेक्ट करते हैं किसी सैंपल के अंदर, तो उसके बारे में हमने देखा था। तो मॉलिश टेस्ट कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट जो कि एक कंफर्मेशन टेस्ट है या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट है ट्रिप्टोफैन के लिए। मॉर्नर्स रिएजेंट जो कि एक केमिकल है या फिर एक रिएजेंट है जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर टायरोसिन है उसके कंफर्मेशन टेस्ट के लिए मॉर्नर्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एल्डिहाइड टेस्ट। एल्डिहाइड टेस्ट से हम ट्रिप्टोफैन का प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। मिलॉन्स टेस्ट से हम टायरोसिन की प्रेजेंस किसी सैंपल के अंदर है तो वो हम देखते हैं या फिर चेक करते हैं। न्यूमन्स टेस्ट हम कंफर्मेशन ऑफ केसिन। ग्रीसी स्पॉट फॉर्मेशन टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट या फिर ऐसे कंपाउंड के लिए हम उसे देखते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का ऑयल, फैट या फिर लिपिड प्रेजेंट है। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ग्रीसी स्पॉट फॉर्मेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हम प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट्स इसके लिए देखते हैं। स्निफ टेस्ट प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड, अगर किसी सैंपल के अंदर यूरिक एसिड है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्निफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। Benzodiazepine test is used to detect the presence of blood in any kind of sample, and failing test is the confirmatory test of glucose in the sample. अगर किसी सैंपल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हम फेलिंग टेस्ट से उसे डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने ट्यूसडे को जो मेजर सब्जेक्ट देखा था जिसका नाम था फार्माकोग्नोसी, उसका हमने अभी रिवीजन लेने वाले हैं। तो ट्यूसडे को हमने डिस्कस किया गया था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसका टाइमलाइन है टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो 3500 बीसी में जो अथर्ववेद और ऋग्वेद इन दोनों वेदास का निर्माण किया गया था उस वेदास में मेंशन किया है क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट।
उसके बाद चरक एंड सुश्रुत, इन्होंने चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता रिस्पेक्टिवली लिखा, मतलब चरक इन ऋषि मुनि ने चरक संहिता की निर्मित की और सुश्रुत इन मुनि ने सुश्रुत संहिता की निर्मित की। और सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी यह भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1500 बीसी में पैपेरस ईबस, जो कि इजिप्शियन द्वारा लिखी गई एक ओल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में लिखा गया है। उसके बाद 460 टू 360 बीसी, 460 टू 360 बीसी, हिपोक्रेट्स हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अभ्यास किया था और उसके ऑब्जर्वेशन को उन्होंने बुक में लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 384 टू 322 BC, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था और थ्रियोपैटस ने प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट इन डायस्कोराइट्स कंपोज्ड डी मार्शिया मेडिका, डायस्कोराइट्स इन्होंने डी मार्शिया मेडिका को कंपोज किया और पीनी दी आइडर इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के 37 वॉल्यूम्स को कंपाइल किया, मतलब एक साथ लाकर उसके 37 वॉल्यूम्स बनाए नेचुरल हिस्ट्री के। उसके बाद नेक्स्ट गैलन, गैलन ने एक नई फील्ड या फिर एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस की हमारे फार्मेसी फील्ड में, जिसको हम आज की डेट में गैलेंशियल फार्मेसी भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेडलर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार फार्माकोग्नोसी ये नाम का उच्चारण किया या फिर ये नाम उन्होंने एक बुक में लिखा जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। और टर्किश इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि फार्माकोग्नोसी मिथ मतलब मीन्स द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। टर्किश मेड इट मोर रिस्ट्रिक्टेड the term pharmacognosy by illustrating it as the study of natural product। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो सेकेंड सब्जेक्ट था उस दिन के ऊपर, ट्यूसडे के दिन, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें हम देखने वाले हैं। उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो इसके कुछ साइन एंड सिंबल्स है। तो जिस भी रूम में या फिर जिस भी एरिया में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स स्टोर किए गए हैं उसमें ईटिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। उसको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल करते वक्त आपको किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से या फिर फोर्सेप से उसे उठाना चाहिए या फिर उसे हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट उस जगह के ऊपर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर शील्डिंग पहन लेनी चाहिए जो कोई इंसान रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल कर रहा है। और जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स किसी एरिया में स्टोर्ड है या फिर किसी रूम में स्टोर्ड है उसको लीड कंटेनर में स्टोर किया गया जाए, उसको ओपन में स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रेडिएशन इमिट करता है। जो लीड कंटेनर है उस रेडिएशन को लीक होने से बचाता है, इसीलिए हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को लीड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट और जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल वेस्ट रहता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल रहना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हमने उसमें देखा था सोर्सेस एंड एरर्स, सोर्सेस ऑफ एरर्स। तो उसमें हमने देखा था तो दो टाइप के एरर्स रहते हैं। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेट एरर, दिस एरर कैन बी अवॉइडेड और करेक्टेड। तो डिटर्मिनेट एरर्स के जो सब कैटेगरीज है या फिर सब टाइप्स है, तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर और उसका कॉज ऑफ एरर मतलब वो किसके वजह से उस एरर की निर्मित होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर फॉल्टी इक्विपमेंट या फिर फॉल्टी मशीनरी हो तो उसके वजह से होता है। ऑपरेटिव एरर जिसको हम पर्सनल एरर भी बोलते हैं, जो कि ऑपरेटिंग इंसान या फिर
जो इंसान एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है उसके वजह से निर्माण होने वाला जो एरर है उसको हम ऑपरेटिव एरर बोलते हैं। केमिकल एरर जो कि इम्प्योर एक्सपायर हो चुके जो केमिकल्स रिएजेंट्स या फिर सॉल्वेंट की वजह से होता है। एरर्स इन मेथडोलॉजी, अगर मेथड ही गलत सिलेक्ट किया गया है या फिर मेथड ही गलत तरीके से परफॉर्म की गई है तो मेथडोलॉजिकल एरर की निर्मित होती है। उसके बाद नेक्स्ट, तो जो सेकेंड टाइप का एरर है डिटर्मिनेट एरर के बाद, जिसका नाम है इनडिटर्मिनेट एरर, जिसको हम एक्सीडेंटल और रैंडम एरर भी बोल सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर exposed due to small differences and cannot be eliminated or predicted। तो जो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ एरर है इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम दिस ग्राफ वी आर मोस्ट लाइकली टू सी very large error are unlikely to occur, small error with greater frequency than the larger error, the error on positive and negative side occur with equal probability। तो जो कि ग्राफ हमने पहले के स्लाइड में देखा था उस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो मेजर एरर रहते हैं अगर हमने सही प्रिकॉशन ली, अगर हमने बहुत बारकाई से उसका ध्यान रखा तो मेजर एरर नहीं हो सकते, और जो छोटे छोटे एरर्स रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वो उसका जो ऑब्जेक्ट है या फिर उसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू दी लार्ज एरर। उसके बाद नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने देखा था फार्मास्यूटिकल जुरिक्स जुरिक्स। तो इसमें हमने देखा था कि वेरियस एक्ट इन द फार्मेसी। तो सबसे पहला एक्ट था ओपीएम एक्ट जो कि ईयर ऑफ इम्प्लीमेंट किया गया था 1857 में। उसके बाद नेक्स्ट था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डीपीसीओ एक्ट था जो कि पास किया गया था 1940s में, और उसमें थोड़े बदलाव लाए गए थे 1945 में और 1985 में। फार्मेसी एक्ट जो कि पास किया गया था 1948 में और उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स लाए गए थे 1976 में, 1959 में और 1981 में। उसके बाद द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट जो कि पास किया गया था 1954 में। नेक्स्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट जो कि पास किया गया था 1955 में और एक्शन में लाया गया था 1 अप्रैल 1957 में। मतलब पास किया गया था 1955 में और इम्प्लीमेंट किया गया था इन द ईयर 1957। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट जो कि पास किया गया था 1970 में। उसके बाद थोड़े उसमें अपडेशन उसमें चेंजेस लाए गए थे 1971 में, 1972 में और 1975 में। ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट जो कि पास किया गया था 1995 में। नारकोटिक सब्सटेंसेस एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल जो कि पास किया गया था 1985 में। और पॉइजन्स एक्ट जो कि पास किया गया था 1919 में। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था फार्मास्यूटिक्स और टॉपिक ऑफ डिस्कशन था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें हमने थोड़ी सिर्फ एक मेजर क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, और थोड़े डेफिनेशन देखे थे। तो सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा ड्रग। A drug is a chemical agent intended for use in diagnosis, mitigation, treatment, prevention, and cure of a disease in a man or in other animal। तो ड्रग एक ऐसा केमिकल है जिसका यूज हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं, मिटिगेशन के लिए करते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए। अगर उस डिसीज को
प्रिवेंट करना है या फिर खुद से उस डिसीज को बचाना है, उसके लिए भी यूज करते हैं और साथ ही साथ उस डिसीज को क्योर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। डोसेज फॉर्म इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्योर केमिकल कंपाउंड into a predetermined form by admixing drug component with non drug component। तो डोसेज फॉर्म एक्चुअली होता क्या है, जो नॉन ड्रग कंपोनेंट रहते हैं उसको मिक्स किया जाता है प्योर केमिकल कंपाउंड के साथ, ताकि जो प्योर केमिकल कंपाउंड है उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो सके, मैक्सिमम हो सके जब कोई पेशेंट उसे कंज्यूम करे। तो उसके बाद डोज, a specific quantity of a drug or medicine prescribed to be taken at one time or stated interval। तो डोज एक छोटी क्वांटिटी रहती है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी पेशेंट को, ताकि वो दिन में एक बार ले सके या फिर 2 बार ले सके या फिर 3 बार उसे ले सके। उसके बाद नेक्स्ट, तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट। जैसी उसकी फिजिकल स्टेट वैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी है सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म और 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला है यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म और सेकंड है बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो यूनिट में है टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, पाउडर, सैचेट्स, पेस्टिल्स और लोसेंजेस। वैसे ही बल्क में है इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, टेस्टिंग पाउडर, इनसफ्यूलेशन, डेंट्रीफाइसेस और स्नफ्स। वैसे ही हम अगर लिक्विड में भी देखा जाए, लिक्विड डोसेज फॉर्म में वो भी 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है मोनोफेजिक और सेकंड है बाइफेजिक। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो डिवाइडेड है गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट स्प्रेज, आई लोशंस, nasal ड्रॉप्स, douches, एनिमाज, लिनीमेंट, सिरप एंड एलिक्सर। और बाइफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल है सस्पेंशन और इमल्शन। नेक्स्ट, जो थर्ड मेजर कैटेगरी है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसके एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज, सपोस्टरीज एंड पिसारीज। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बहुत ही क्विक में इसकी रिवीजन ले रहा हूँ क्योंकि इसका डिटेल वीडियो मैंने मेरे ही चैनल के ऊपर अपलोड किया है जिसका नाम है सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये सेकेंड वीक का टाइम टेबल है जो कि स्टार्ट होने वाला है 29 ऑफ अगस्त टू 3 ऑफ सितंबर 2022। तो मैंने देखा कि अगर हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक दिन में लिया तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैंने अभी जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स, इनको हम इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लेक्चर मतलब हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर इनके लेने पड़ेंगे, तभी जाके हम ये सारे सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे या फिर इसका सिलेबस हम कवर कर पाएंगे नवंबर तक। तो फर्स्ट डे मंडे को हम लेने वाले हैं फार्माकोलॉजी और एचसीपी। तो फार्माकोलॉजी में हम टॉपिक लेने वाले हैं ड्रग ऑफ चॉइस और एचसीपी में डिफरेंट कमिटीज इन हॉस्पिटल। और जो ट्यूसडे जो कि आता है 30 अगस्त को, उसमें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हम टॉपिकल एजेंट और बायोकेमिस्ट्री का हम कार्बोहाइड्रेट्स कवर करने वाले हैं। थर्ड डे वेनेसडे को हम फार्माकोग्नोसी और डीएसबीएम ये 2 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन से भी ड्रग कैटेगरी के पहले 4 से 5 ड्रग कैटेगरी का सिनोनियम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके यूज के बारे में हम देखने वाले हैं। और डीएसबीएम का हम जनरल देखने वाले हैं। जो थर्सडे को हम फार्मास्यूटिक्स और जूरिक्स ये 2 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं।
तो फार्मास्यूटिक्स में हम इमल्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ज्यूरिक्स में हम पॉइजन्स एक्ट जो कि पास किया गया था 1919 में, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है पहले ही वीक में, जो कि ऑल एक्ट्स एंड लॉज के इस पॉइंट में कवर किया है। जो 2 सितंबर, इसमें हम 2 मेजर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। पहला है फार्माकोलॉजी एंड सेकंड है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्माकोलॉजी में हम कवर करने वाले हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं डेंट्रीफाइसिस। और जो सैटरडे जो कि आता है 3 सितंबर, उसमें भी हम फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फार्माकोलॉजी में हम देखने वाले हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं इमेटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके लिए ये कन्वीनियंस हो जाए कि कौन से दिन में कौन सा लेक्चर अपलोड होने वाला है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स या फिर आर्टिकल्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू।